बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है के अध्याय 3 संख्याओं का खेल प्लेइंग विथ नंबर्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेसन में हम पेज नंबर 67 से लेकर 71 तक के तथ्यों को देखेंगे, समझेंगे और दिए गए प्रश्नों का उत्तर भी जानेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है संख्या पैटर्न के साथ खेलना, प्लेइंग विथ नंबर पैटर्न्स। नीचे कुछ संख्याओं को कुछ पैटर्नों में व्यवस्थित किया गया है, अरेंज किया गया है। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, सम निकालना है। क्या हमें उन्हें एक एक करके जोड़ना चाहिए या इसके लिए हम किसी शीघ्र विधि का उपयोग करके हल कर सकते हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपने जिन जिन अलग विधियों का प्रयोग किया है उसे कक्षा में साझा कीजिए और चर्चा कीजिए। सो बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ संख्या पैटर्न्स दिए गए हैं और हमें इनका योग निकालना है, ठीक है। तो आप किस तरह से संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं कम समय में। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए हमें इसको जोड़ना है। 3 जो है 5 बार हमारा लिखा हुआ है, 3 + 3 + 3 + 3 + 3। तो इसे हम इस प्रकार जोड़ते हैं, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15। और इसे हम अगर कम समय में जोड़ना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। क्योंकि 3 यहाँ पे 5 बार लिखा है तो 3 में अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो भी 3 × 5 = 15 हमारा आ जाएगा। सबसे पहले हम ए नंबर में देखते हैं। यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिया गया है जिसमें 2 संख्याएं लिखी हुई हैं, एक में 40 है और दूसरे में 50 है। तो यहाँ पे 40 कुल कितनी बार आ रहा है, आप ऐसे लिख सकते हैं 40 + 40 + 40 + 40, जितनी दफ़ा हो उतना बार प्लस प्लस करके लिखेंगे और फिर उन सबको आपको योग निकालना पड़ेगा। दूसरा तरीका शॉर्ट में आप कैसे कर सकते हैं, 40 कुल मिलाकर कितनी बार लिखा है उसे आप पहले काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए। तो यहाँ पे 4 बार है, फिर यहाँ पे 4 बार है 8 बार, और फिर यहाँ पे 4 बार नीचे में है। कुल मिला के 40 जो है यहाँ पे 12 बार है। कितना बार है, 12 बार है। और इसी तरह से 50 यहाँ पे आप देखेंगे तो कुल मिला के एक लाइन में यहाँ पे 5 बार, फिर यहाँ पे 5 बार, कुल मिला के 10 बार है। तो 50 × 10 कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब आप 40 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 पहले डाल देते हैं, 12 चौके 48, 480 आएगा। 50 को 10 से करेंगे तो 500 आएगा। अब हम इन दोनों का क्या कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं आसानी से। इसका योगफल हमारा आ जाएगा 0 8 5 4 9, 980 इसका योग होगा। तो ये काफ़ी आसानी से बन गया। अगर आप इसको इस तरह से लिखते 40 + 40 + 40 + 40 + 40 + 40 + 40 + 40, फिर नीचे 4 बार और लिखना पड़ता, फिर उन्हें जोड़ना पड़ता। और इसी प्रकार 50 को भी 10 बार लिख करके आपको 50 50 100 50 150 फिर 200 ऐसे करके गिनना पड़ता। तो इसे काफ़ी सरलता के साथ हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जो संख्या जितनी बार है उसमें उतना से गुना कर देना है और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आएगा अंत में उन दोनों को जोड़ देना है। चलिए अब हम इसी का बी नंबर में देखते हैं। यहाँ पे इस तरह का एक फिगर दिया गया है। इसमें कुल मिला करके जो वर्गों की संख्या पहले उसे काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे 8 कॉलम है। रो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज़ भी है। यानी कि 8 × 8 यहाँ पे कुल मिलाकर कितने वर्ग हैं, 64 वर्ग है टोटल यहाँ पे। अब इनमें से कुछ वर्गों में केवल एक एक बिंदु है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो ब्लू कलर में दिया गया है ये 4 4 करके कितना घर है, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 घर है, यानी 20 स्क्वायर है। और इन सब में 5 5 करके डॉट्स दिए गए हैं। तो 20 में 5 से आप गुना कर लेंगे। कुल मिला के हमारे पास 64 यहाँ पे स्क्वायर थे, 64 वर्ग थे। 64 में से 20 में जो है 5 5 डॉट्स हैं। 64 में से अगर आप 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। और बाकी के जो 44 स्क्वायर हैं या वर्ग हैं उसमें कितने कितने डॉट्स हैं, एक एक डॉट्स हैं।
तो 44 को 1 से गुना करेंगे तो 44 ही हो जाएगा, और 20 को 5 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। दोनों का सम आप जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 1, 144 यहाँ पे डॉट्स हैं। और आगे हम क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है, इसका हमें योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस कॉलम को काउंट कर लेते हैं, कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है, और 32 लिखा हुआ कितना रो में है, 1 2 3 4 रोज़ है। तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 4, यहाँ पे कुल मिला के 8 चौके 32 जो है ऐसी स्क्वायर्स हैं जिस पे 32 लिखा हुआ। तो इसकी संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 32 गुने 32। इसका योग जो है कितना हो जाएगा, 32 गुने 32। और जब हम 32 को 32 से गुना करेंगे तो हमारा निकल के आता है 1024। कितना आएगा, 1024। ठीक है। उसके बाद बच गए यहाँ पे देखिए 64। 64 कितनी बार है यहाँ पे, 1 2 3 4 बार करके है, 4 4 8 4 12 4 16 है। तो 64 में हम कितना से गुना करेंगे, 16 से। 16 में जब आप 64 से गुना करोगे तो भी वही आएगा 1024। ठीक है। और अब हम अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 4 4 8 2 2 4 0 और ये 2048 इसका योग आएगा कुल मिला करके। चलिए इस डी नंबर में देखिए आप, तो दो तरह के यहाँ पे डॉट्स बने हुए हैं, एक स्क्वायर में 4 4 करके है और एक स्क्वायर में 3 3 करके है। तो सबसे पहले हम लोग 4 4 वाले को काउंट करते हैं। यहाँ पे देखिए कुल मिला के 4 डॉट कितने स्क्वायर्स में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कुल मिला के 18 ऐसे स्क्वायर हैं जिसमें 4 4 डॉट्स बने हुए हैं। याद रखिएगा इसमें 3 डॉट है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप शामिल मत कर लीजिएगा। अगर हम 3 3 की बात करें तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ये 7 7 7 14 15 16 17। तो यहाँ पे 17 ऐसे वर्ग हैं, ऐसे स्क्वायर हैं जिसमें डॉट्स की संख्या कितनी है, 3 3 है। तो इसमें 17 में हम 3 से गुना कर लेते हैं। इस प्रकार जो है 18 चौके कितना हो गया, 72 डॉट्स इसमें आ जाएगा, और 17 तिया 51 डॉट्स इसमें आ जाएगा। तो कुल मिलाकर कुल कितने डॉट्स हैं यहाँ पे, इसको जोड़ दीजिए आप, 2 1 3 7 5 12, 123 डॉट्स यहाँ पे हैं। और बढ़ते हैं अगले फिगर की तरफ जो कि ई नंबर में दिया गया है। यहाँ पे एक षटभुज है और इसमें 3 प्रकार की संख्याओं को जो है व्यवस्थित किया गया है। हमें इन संख्याओं का योग निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पे 15 को लेंगे। 15 कुल मिलाकर यहाँ पे कितनी बार लिखी हुई है, तो यहाँ देखें आप 4 बार, यहाँ देखें आप 4 बार, 4 4 कितना हो गया, 8 बार। यहाँ पे 6 बार है, 8 6 14, और यहाँ पे 6 बार, 14 6 20, यहाँ 21, यहाँ पे 22। कुल मिला के 15 जो है 22 बार लिखा हुआ है। और उसके बाद हम 25 को लेते हैं। 25 कितनी बार लिखा हुआ है, 25 आप देखें यहाँ पे 4 बार, 8 बार हो गया। यहाँ पे 6 बार, 8 6 14, और यहाँ पे भी 6 बार, 14 6 20, 21 22 बार। तो 25 भी है 22 बार यहाँ पे। अगली संख्या है 35। तो 35 कितना बार है वो भी आप काउंट करें। यहाँ पे देखिए 4 बार, 8 हो गया, 8 6 14, 14 6 20, 21 22। तीनों ही संख्याएं जो है यहाँ पे 22 बार लिखी हुई हैं। चलिए, तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो जा रहा है, यहाँ पे हम इसका गुणनफल निकालते हैं। 15 को जब हम 22 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 दूना 30 के 0 बाकी 3, 15 दूना 30 3 33, 330 आ जाएगा। जब हम 25 को 22 से गुना करेंगे तो 25 दूना 50 के 0 बाकी 5, 25 दूना 50 और 5 55, 550 आ जाएगा। और फिर हम 35 को 22 से गुना करेंगे तो हमारा 770 आ जाएगा। अब इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, 0 7 5 12 3 15 के 5 बाकी 1,
7 5 12 3 15 1 16, कितना आ जाएगा 1650। तो बहुत ही कम समय में इस तरह से हम इसका योग निकाल सकते हैं कि कौन सी संख्या कितनी बार है, उसको उससे गुना करके हम निकाल सकते हैं। नहीं तो हमें 25 को 22 बार लिखना पड़ता, फिर 15 को 22 बार लिखना पड़ता, फिर 35 को 22 बार लिखना पड़ता, फिर तीनों का योग अलग अलग निकाल के फिर हमें फाइनली इस तरह से जोड़ना पड़ता। तो उसमें काफ़ी समय लगने वाला था। तो इस तरह से अगर हम गुना करके निकालते हैं, जो संख्या जितनी बार है उतना से गुना करके, तो हम इसे काफ़ी आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पैटर्न देखते हैं F नंबर में। ये काफ़ी आसान है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुल मिलाकर 1 2 3 4 तरह की इसमें संख्याएं लिखी हैं। सबसे सेंटर में यहाँ पे क्या है, 1000 है। 1000 जो है यहाँ पे एक ही बार है, तो इसका गुणनफल क्या होगा, 1000 ही होगा। उसके बाद देखिए 500 यहाँ पे 1000 के चारों ओर है, बस यही 4 जगह पे है। तो 500 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20 पे 2 0, 2000 आएगा यहाँ पे हमारा। आई होप कि आपको दिख रहा होगा सही। चलिए तीसरा नंबर पे है हमारा 250, 250 कितना बार है काउंट कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। तो 250 को 8 से गुना करेंगे आप, 8 0 0, 8 5 40 के 0, बाकी 4, 8 दूनी 16 4 20, तो यहाँ पे भी 2000 ही आएगा। उसके बाद है 125, 125 हमारा कुल कितनी बार है, यहाँ से काउंट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बार है। 125 में जब आप 18 से गुना करेंगे तो गुणनफल आएगा 2250। कितना आएगा, 2250 आएगा। और अंत में आप सबको जोड़ दीजिए, 0 0 0 हो गया, यहाँ पे 5 हो जाएगा क्योंकि ऊपर में तीनों 0 है। फिर यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर में यहाँ पे 2 है, तो ये 2 ही रह जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, तो आ जाएगा 7250। तो कुल मिला के यहाँ पे इन सब का जो योग है वो 7250 होगा। 1000 एक बार है, 1000 होगा। 504 बार है, 2000 होगा। 250 8 बार है, 2000 होगा। और 125 18 बार है, जो कि 2250 होगा। सबको ऐड करने से आ जाता है 7250। और पेज नंबर 68 में ही आगे बढ़ते हैं। 3.10 एक अनसुलझा रहस्य जिसे हम कोलार्ड्स अनुमान कहते हैं, कोलार्ड्स कंजेक्चर। तो यहाँ पे कुछ संख्याओं के अनुक्रम दिए गए हैं, पैटर्न दिए गए हैं। और पैटर्न को जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये पैटर्न जिस संख्या से भी शुरू हुआ हो, अंत में सबके एक आपको दिख रहा है। यहाँ भी अंत 1 पे हुआ है, यहाँ भी अंत 1 पे हुआ है, यहाँ भी अंत 1 पे हुआ है, यहाँ भी अंत 1 पे ही हुआ है। जब इसे और बहुत अच्छे से ध्यान से आप देखेंगे तो हम पाते हैं कि इन संख्या अनुक्रमों का एक नियम है। और वो किस तरह से है, किसी भी एक संख्या से शुरू करते हैं, यदि संख्या सम संख्या है तो उसका आधा करेंगे, और यदि संख्या विषम है तो 3 से गुना करके उसमें 1 जोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को दोहराइए। ध्यान दीजिए कि पृष्ठ संख्या 68 पर दिए गए चारों अनुक्रमों में हम अंत में 1 पर पहुंचते हैं। सन 1937 में जर्मन के गणितज्ञ लोथर कोलार्ड्स ने अनुमान लगाया कि उपरोक्त जैसा प्रत्येक अनुक्रम हमेशा 1 पर पहुंचेगा, चाहे हमने किसी भी पूर्ण संख्या से शुरुआत की हो। आज भी बहुत से गणितज्ञ इस पर कार्य कर रहे हैं। यह हमेशा एक अनसुलझी समस्या है कि क्या कोलार्ड्स अनुमान सत्य है। गणित में कोलार्ड्स अनुमान अत्यधिक विख्यात अनसुलझी समस्याओं में से एक है। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। हमें क्या नियम बताया गया कि अगर संख्या सम हो तो उसको आधा कर देना है। सम संख्या को क्या करना है, आधा कर देना है। और अगर संख्या विषम हो तो 3 से गुना
और फिर उसमें +1 कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए 12 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 12 क्या एक सम संख्या है, 12 का आधा कितना होगा, 6 होगा। 6 भी क्या है, सम संख्या है, इसका आधा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 एक विषम संख्या है, तो इसको 3 से पहले गुना कीजिए। 3 तिया 9 हो गया, 9 में 1 जोड़ दीजिए, 10 हो गया। अब 10 जो आया ये एक सम संख्या है, इसका आधा करेंगे 5 हो जाएगा। 5 एक विषम संख्या है, तो 5 को पहले 3 से गुना करेंगे, 5 तिया 15, उसमें 1 जोड़ दीजिए 16। 16 एक सम संख्या है, इसका आधा करेंगे 8। 8 भी एक सम संख्या है, इसका आधा करेंगे 4। 4 भी एक सम संख्या है, इसका आधा करेंगे 2। और 2 भी एक सम संख्या है, इसका आधा करेंगे 1। इस तरह से हम 1 पे पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार मान लिया जाए यहाँ पे इस नंबर पे आते हैं, सी नंबर पे। सबसे पहले यहाँ पे दिया है 21। 21 एक विषम संख्या है, तो हम 21 को पहले 3 से गुना करेंगे तो 63 हो जाएगा। 63 में 1 जोड़ेंगे 64 हो जाएगा। 64 एक सम संख्या है, 64 का आधा होगा 32। 32 भी एक सम संख्या है, इसका आधा होगा 16। 16 भी एक सम संख्या है, तो इसका आधा करेंगे तो 8। और 8 चूँकि एक सम संख्या ही है, तो इसका भी आधा 4 होगा। और 4 का आधा 2, और 2 भी एक सम संख्या है, इसका आधा 1। इस प्रकार आप कोई भी संख्या लीजिए, आपको इसी नियम को फॉलो करना है। सम संख्या हो तो उसका आधा कर देना है, और विषम संख्या हो तो उसको 3 से गुना करके उसमें 1 जोड़ देना है। इस प्रकार आप देखेंगे कि आप अंत में 1 पर पहुंच जाते हैं। आगे है, प्रत्येक अनुक्रम को अपने पसंद की पूर्ण संख्या से शुरू करके ऊपर जैसे कुछ और कोलार्ज अनुक्रम बनाइए। क्या आप हमेशा 1 पर पहुंचते हैं? तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई संख्या ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। चलिए मान लिया जाए कि हम यहाँ पे 15 ले लेते हैं। 15 से शुरुआत करते हैं, तो 15 एक विषम संख्या है, तो इसके आगे की संख्या क्या होगी, 15 में पहले 3 से गुना कीजिए, 15 तिया 45 और इसमें 1 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 46। 46 का आधा कितना होता है 23, क्योंकि 46 एक सम संख्या थी, तो इसका आधा कर देंगे तो 23 हो जाएगा। अब 23 में 3 से गुना करेंगे तो 69, और फिर 69 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 70। 70 का आधा क्या होगा, क्योंकि 70 एक सम संख्या है, तो इसका आधा निकालेंगे 35। अब 35 एक विषम संख्या है, इसमें हम पहले 3 से गुना करेंगे, तो 35 दिया होता है 105। 105 में 1 जोड़ देंगे तो 106 हो जाएगा। 106 का आधा जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 53 आएगा। और 53 एक विषम संख्या है। 53 को जब आप 3 से गुना करेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 159 आएगा। और 159 में 1 जोड़ेंगे तो 160 आ जाएगा। इस प्रकार अब 160 चूँकि एक सम संख्या है, तो इसका आधा हो जाएगा 80। 80 का आधा हो जाएगा 40। 40 का आधा हो जाएगा 20। 20 का आधा हो जाएगा 10। ये सारी की सारी सम संख्याएं हैं। 10 का आधा हो जाएगा 5। अब 5 यहाँ पे एक विषम संख्या है, तो 5 में 3 से गुना करना पड़ेगा, 5 तिया 15 और उसमें 1 जोड़ना होगा 16। 16 का आधा हो जाएगा 8, क्योंकि 16 एक सम संख्या है, और 8 भी एक सम संख्या है, तो इसका आधा हो जाएगा 4, और इसका आधा हो जाएगा 2, और इसका आधा हो जाएगा 1। इस प्रकार अंत में हम कहाँ पहुँच गए, 1 पर ही पहुँच गए। आप भी अपने अनुसार कोई एक संख्या लीजिए और उसे इसी नियम को फॉलो करते हुए अगर संख्या सम होगा तो उसका आधा कर लीजिए, और अगर अनुक्रम में कोई विषम संख्या आ जाए तो उसमें 3 से गुना करना है, और फिर उसमें 1 जोड़कर जो संख्या आएगी उसे लिखना है, और इसी तरह आगे बढ़ते जाना है। अंत में आप भी 1 पर पहुंच जाएंगे। और आगे हमसे पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि कोलार्ड्स के अनुमान में इस प्रकार का प्रत्येक अनुक्रम 1 पर पहुंचेगा? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं हाँ। अब क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि यह अभी तक जो है एक अनसुलझी समस्याओं में से एक है। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ, क्योंकि गणित में कोलार्ड्स अनुमान अत्यधिक विख्यात अनसुलझी समस्याओं में से एक है।
और पेज नंबर 69 में ही आगे है सरल आकलन, जिसको हम कह सकते हैं सिंपल एस्टिमेशन। किसी भी चीज़ का एक आकलन करना, अंदाज़ा लगाना, एस्टिमेट करना सरल आकलन कहलाता है। कई बार हम वस्तुओं की सही संख्या को नहीं जानते और ना ही उनकी आवश्यकता होती है, और एक अनुमान ही उद्देश्य के लिए पर्याप्त होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के मुख्य अध्यापक आपके विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की सही संख्या जानते हों। संभवतः आप केवल एक अनुमानित संख्या ही जानते होंगे। आपके विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? लगभग 150, 400 या 1000, ये आपको ही बताना है। पुरोमिता की एक कक्षा में 32 बच्चे हैं। उनकी कक्षा के 2 अन्य भागों यानी कि सेक्शन में 29 और 35 बच्चे हैं। इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि कक्षा में लगभग 100 बच्चे हैं। तीनों का अगर मिला दें तो लगभग 100 के आसपास आता है। कक्षा 6 के साथ उसके स्कूल में कक्षाएं 7 से 10 भी हैं, मतलब छठा क्लास, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां भी है। प्रत्येक कक्षा में 3 भाग या सेक्शन हैं। उन्होंने माना कि प्रत्येक कक्षा में बच्चों की संख्या समान है और आकलन किया कि उनके विद्यालय में विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या लगभग 500 है। कैसे? क्योंकि छठा क्लास में अगर 100 बच्चा है तो 7वां में भी लगभग 100 मान लिया है, फिर 8वां में भी लगभग 100, 9वां में भी लगभग 100 और 10वां में भी लगभग 100। इस तरह से 5 क्लास में 100 करके लगभग में 500 विद्यार्थी हैं। इसका उन्होंने अनुमान लगा लिया है। तो एस्टिमेशन को हम राउंड ऑफ भी कह सकते हैं। मान लिया जाए कि हमारे घरों में कई बार कुछ फंक्शन वगैरह होता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लगभग में जो है कितने लोग आएंगे, कितने गेस्ट का खाना बनाना है। अगर 70-80 लोगों का खाना बनाना होता है, एक अनुमान होता है कि 70-80 लोग आएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ और बढ़ा करके 100 मान लेते हैं और 100 का इंतज़ाम कर लेते हैं। इस तरह की चीज़ों को अंदाज़ा से लगाना, अंदाज़ लगाना ही आकलन कहलाता है। आगे है आइए पता लगाएं। अब हम कुछ सरल आकलन करेंगे। यह एक मनोरंजक अभ्यास है और इसके द्वारा आप अपने आसपास की विभिन्न संख्याओं को जानकर प्रसन्न होंगे। याद रखिए, दिए गए प्रश्नों के लिए सही संख्या जानने में हमारी रुचि नहीं है। आपको बिल्कुल सही फिगर नहीं बताना है। अपने आकलन के तरीके को कक्षा के साथ साझा कीजिए। तो आइए यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं। याद रखें, इन प्रश्नों का उत्तर अलग अलग विद्यार्थियों के द्वारा अलग अलग हो सकता है, कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं, दूरी अलग अलग हो सकती है, अंदाज भी उस हिसाब से बदल सकता है, जो आकलन है वो चेंज हो सकता है। सबसे पहला है आपके द्वारा चलने के लिए उठाए गए कदम। आप कितना कदम चलेंगे जिस स्थान पर आप बैठे हैं से लेकर कक्षा के दरवाजे तक। मान लिया जाए कि आप क्लास में जिस बेंच पर बैठे हैं वहाँ से आपके कक्षा का जो गेट है, दरवाज़ा है, वहाँ से आप कितना कदम चलकर आएंगे तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो हो सकता है कि आपको 14-15 कदम लगे, किसी को 10 कदम लगे, किसी को 2 ही कदम लग सकता है, एकदम बगल में बैठा हो गेट के। तो ये डिपेंड करता है कि आप कक्षा में किस पोजीशन में बैठे हैं और वहाँ से जो कक्षा का गेट है, जो दरवाज़ा है, वो कितनी दूरी पे है। तो यहाँ पे मोटा मोटी मैं लिख देता हूँ 10 कदम। ठीक है। विद्यालय के मैदान के चारों ओर सिरे से सिरे तक, मान लिया जाए कि अब ये डिपेंड करता है कि किसी भी विद्यालय में जो खेल का मैदान है कहीं छोटा हो सकता है, कहीं बड़ा हो सकता है। तो जितना बड़ा मैदान होगा उतना ज़्यादा कदम चलना पड़ेगा, जितना छोटा मैदान होगा उतना कम कदम चलना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि मोटा मोटी आपको जो है 250 कदम चलना पड़ा एक सिरे से स्टार्ट करके। मान लिया जाए कि आपका ये इस तरह का ग्राउंड है, तो यहाँ से आपने चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे चल के वापस जब आप यहाँ पे आए चारों चक्कर लगा के, तो 250 कदम हो सकता है, किसी का 200 हो सकता है, किसी का 500 हो सकता है, ये डिपेंड करता है। इसी प्रकार है आगे कक्षा के दरवाजे से विद्यालय के दरवाजे तक। अब जो आपके स्कूल का मेन गेट है वहाँ से आपका जो क्लास है वहाँ तक जाने में आपको कितना कदम चलना पड़ता है, तो आप खुद से कल चेक कर लीजिएगा कि कितना कदम चलने पे आप जो है विद्यालय के मेन गेट से अपने क्लास के गेट तक पहुँचते हैं।
तो मान लेते हैं यहाँ पे कि आपको जो है 50 कदम चलना पड़ा। किसी का 100 भी हो सकता है, किसी का इससे कम भी हो सकता है। आगे है आपके विद्यालय से आपके घर तक। तो ये भी डिपेंड करता है, किसी का जो घर है वो विद्यालय के बिल्कुल पास हो सकता है तो उसे कम से कम कदम चलना पड़ेगा, और किसी का घर विद्यालय से 4-5 मिनट की दूरी पे हो सकता है ना। किसी का जो है 20-25 मिनट की भी दूरी पे हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है कदम घट बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 2000 कदम जो है दूर है। और क्वेश्चन नंबर 2 में है, आपके द्वारा आँखों को झपकने की संख्या या आपके द्वारा ली गई सांसों की संख्या। आप 1 मिनट में कितना बार आँख झपकते हैं या फिर आप कितना बार सांस लेते हैं। तो चलिए, एक मनुष्य जो है लगभग आँख 10 से 12 बार झपकता है, तो हम 10 यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 मिनट में हम 10 बार आँख झपकते हैं। तो 1 घंटे में चूँकि 60 मिनट होता है, तो यहाँ पे हम 60 में गुना कर देंगे 10 से, तो लगभग में 600 बार हो जाएगा, है ना। और अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में कुल मिलाकर कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ पे हमें, चूँकि ये 1 घंटा में 600 बार है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हम 600 में 24 से गुना कर लेते हैं। तो हमारा 2 ज़ीरो पहले उतर जाएगा, 6 चौके 24 के 4 बाकी 2, 6 दूनी 12 2 14, 14,400 बार हो जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, अपने आसपास ऐसी वस्तुएं ज्ञात कीजिए जिनकी संख्या कुछ हज़ार है और दूसरा में है 10,000 से अधिक है। तो मान लेते हैं हमारे आसपास जो जानवर हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इन सबको आसपास आपके मोहल्ले में जितने लोगों के पास है, उन सबको अगर गिने तो कुछ हज़ार हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम जानवर ले लेते हैं। इसके जगह पे आप कोई भी अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। और 10,000 से अधिक की हम बात करें तो यहाँ पे पेड़ पौधे मैं लिख लेता हूँ। पेड़ पौधे, इसमें केवल वृक्ष नहीं काउंट करना है, छोटे छोटे पौधे जो एक खेत में कितने हो जाएंगे, है ना, उन सबको अगर 1 to 1 गिनना जाए तो लाखों की संख्या में हो जाएंगे, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो 10,000 से अधिक जो है यहाँ पे हम हमारे आसपास पेड़ पौधे हो सकते हैं, है ना, जिसमें छोटे छोटे पौधों को भी हमने शामिल किया हुआ है। तो इस तरह से कोई और भी आप उदाहरण यहाँ पे लिख सकते हैं। पेज नंबर 70 में ही आगे बढ़ते हैं। आगे है, उत्तर का आकलन कीजिए। मतलब आपको एस्टिमेट करना है आंसर के लिए। 30 सेकंड के अंदर अनुमान लगाने का प्रयास कीजिए। अपने अनुमान को अपने दोस्तों के साथ जांचिए। यहाँ पे पहला प्रश्न है, आपकी गणित की पाठ्य पुस्तक में शब्दों की संख्या, यानी कि आपके गणित की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कुल मिलाकर कितने वर्ड्स हो सकते हैं। 5,000 से अधिक या 500 से कम आपको 30 सेकंड में बताना है। तो मान लिया जाए कि हमारे एक पेज में जो है कम से कम 100 वर्ड अगर हम पर पेज मान के चलें तो हमारे गणित की पाठ्य पुस्तक में लगभग 272 पेज हैं, है ना। तो इसको 100 से गुना करिएगा। एक पेज में अगर 100 वर्ड लेके चलते हैं तो लगभग में ही हो जाएगा 272 पे 2 ज़ीरो, 27,200 के आसपास आ जाता है अंदाज़ा से। तो ये कहीं ना कहीं कितना भी कम होगा तो 5,000 से तो अधिक ही होगा। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, 5,000 से अधिक पे अनुमान लगाते हैं। दूसरा है, आपके विद्यालय में बस द्वारा आने वाले विद्यार्थियों की संख्या। मान लिया जाए कि आपके विद्यालय में 5 बसें हैं और प्रत्येक में जो है 40 विद्यार्थियों की कैपेसिटी है। एक बार में 40 विद्यार्थी आते हैं। तो अगर 5 बस एक एक ट्रिप लगाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और अगर यही 5 बस 2-2 ट्रिप लगाएगा तो डबल, यानी कि 400 बच्चे हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपका डिपेंड करता है कि आपका विद्यालय कितना बड़ा है, उसमें बसों की संख्या कितनी है और वो कितने ट्रिप लगाते हैं। तो यहाँ पे अंदाज़ा के तौर पे कोई भी स्कूल होगा
तो कम से कम एक एवरेज स्कूल को अगर आप ले सकते हैं जो ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो, तो 200 से अधिक बच्चे जो है उसमें बस के द्वारा आते होंगे। तीसरा प्रश्न लेते हैं। किसी किसी विद्यालय में 200 से कम हो सकता है, याद रखें आप। तीसरा प्रश्न है, रोशन 5 व्यक्तियों के लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए दूध और 3 प्रकार के फल खरीदना चाहता है। उसका अनुमान है कि फ्रूट कस्टर्ड बनाने की लागत 100 रुपये है। क्या आप उससे सहमत हैं? क्यों या क्यों नहीं? तो कस्टर्ड एक तरह का स्वीट होता है जो दूध और फलों को मिलाकर बनाया जाता है। तो यहाँ पे रोशन जो है 5 व्यक्तियों के लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाना चाहता है। तो 5 व्यक्तियों के लिए दूध लेना पड़ेगा, कम से कम 1-1.5 लीटर तो लग ही जाएगा। दूध जो है लगभग 50 रुपये का मान लेते हैं, हालांकि 50 से महंगा ही है, 60 रुपये के आसपास मिलेगा। अब कोई भी फ्रूट लेने जाएगा तो बाकी के 50 रुपये में 3 तरह के उसे फ्रूट्स लेने हैं। तो डिपेंड करता है, अगर वो कम फ्रूट यूज़ कर लेता है, 1-1, 2-2 पीस ही लेता है, तो हो सकता है कि 50 में आ जाए, 100 के अंदर भी हो सकता है। लेकिन आज चूँकि फ्रूट्स भी महंगे हैं, दूध भी महंगा है, तो मेरे हिसाब से जो है इसमें 100 रुपया में नहीं होगा, कम से कम 150-200 रुपया उसका खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नहीं, या आपको लगता है कि हो जाएगा तो आप हाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्यों नहीं, क्योंकि दूध और जो फल हैं वो महंगे हो चुके हैं, तो 100 रुपया में जो है इन सारी चीज़ों को लाना मुश्किल होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधीनगर गुजरात में और कोहिमा नागालैंड के बीच की दूरी का आकलन कीजिए। संकेत, इन शहरों का पता लगाने के लिए भारत के मानचित्र को देखिए। तो जब आपने भूगोल में भारत के मानचित्र को देखा होगा तो गांधीनगर गुजरात जो है भारत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, और तो यहाँ पे गांधीनगर गुजरात जो है वो हमारा पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है, पश्चिमी किनारे पे है, और इसी प्रकार नागालैंड लगभग पूर्वी किनारे पे है। तो भारत का उत्तर से, तो भारत की लंबाई जो है अगर पूरब से पश्चिम की ओर देखी जाए तो लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पे बच्चों हमें दिखाना है गुजरात से लेकर के नागालैंड की जो दूरी होगी वो किलोमीटर में लगभग कितना होगा। तो इसे हम 2500 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर एक आकलन के तौर पे कह सकते हैं कि 2500 किलोमीटर या फिर 3000 किलोमीटर। तो इसके उत्तर में मैं लिख देता हूँ लगभग 3000 km यानी किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, शीतल कक्षा 6 में है और कहती है कि उसने विद्यालय में आज तक लगभग 13000 घंटे व्यतीत किए हैं। क्या आप उससे सहमत हैं? क्यों या क्यों नहीं? आइए इसका एक मोटे तौर पे आकलन करते हैं। मान लिया जाए वो विद्यालय में नर्सरी से पढ़ रही हो, तो नर्सरी, LKG, UKG, फिर 1, 2, 3, 4 और 5, कुल कितने सालों से वो पढ़ रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल से। कितने साल से? 8 वर्षों से। एक साल में मान लेते हैं कि 200 दिन कक्षा चलती है, ठीक है, मान लेते हैं। एक साल में तो 365 दिन होता है, उसमें से 200 दिन ही मान लेते हैं कि स्कूल वो जाती है। और इस तरह से 8 साल में जो है वो कितना, 800 800 8 दूनी 1600 दिन। मान लेते हैं कि वो एक वर्ष में 200 दिन स्कूल जाती है, तो 8 वर्षों में कुल कितना हो जाएगा? 8 दूनी 1600 दिन जाती है। और पर डे अगर उसके स्कूल में वो 4 घंटे या 5 घंटे का क्लास लेती है, मान लेते हैं कि 4 घंटे का लेती है,
तो अगर वो 1600 दिन 4-4 घंटे करके पर डे स्कूल में रहती है तो 400 400 4 6 के 24 के 4 बाकी 2 4 1 4 2 6400 घंटे ही निकल के आते हैं। अगर इसको बढ़ा भी दिया जाए 5 घंटा भी पर डे कर दिया जाए तो 16×5 80 8000 घंटे होते हैं। तो मुझे लगता है कि 13000 घंटे कहना मैं इससे सहमत नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ। ठीक है। और पेज नंबर 71 में क्वेश्चन नंबर 6 है, पुराने समय में यातायात के साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण लोग लंबी दूरी पैदल चलकर तय करते थे। माना आप अपनी सामान्य गति से चलते हैं, आपको निम्न स्थानों से जाने में लगभग कितना समय लगेगा। तो पुराने ज़माने में तो गाड़ियाँ होती नहीं थी, बसें नहीं थे, ट्रेन नहीं थे, तो लोग पैदल ही यात्रा करते थे। आपके वर्तमान स्थान से आपके आसपास के एक पसंदीदा स्थान तक जाने में आपको कितना समय लगेगा, इसका एक आकलन करके आपको बताना है। मान लिया जाए आप नालंदा में बैठे हैं, यहाँ से आपका पसंदीदा स्थान पटना है, तो आप पटना जाने में अगर आप अपने सामान्य गति से चलते हैं तो हो सकता है नालंदा से पटना जो है आप 12 से 15 घंटे में पहुँच सकते हैं। ठीक है। और अगर आपका पसंदीदा स्थान उससे भी ज़्यादा दूर है तो और ज़्यादा समय लगेगा, कम दूर है तो और कम समय लगेगा। बी में है आपके वर्तमान स्थान से किसी पड़ोसी राज्य की राजधानी तक। मान लिया जाए आप नालंदा से रांची जाते हैं, जो कि लगभग 300 किलोमीटर के आसपास होगा, तो यहाँ जाने में आपको हो सकता है 2 से 3 दिन लग जाए। और वहीं भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु से भारत के सुदूर उत्तरी बिंदु तक जो दूरी है लगभग 3200 किलोमीटर के आसपास है, तो यहाँ तक जाने में हमें जो है महीनों का समय लग सकता है। कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ महीने। आकलन के कुछ प्रश्न बनाइए और अपने सहपाठियों को चुनौती दीजिए। तो इस प्रकार के आप भी कुछ और प्रश्न जनरेट कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं और अपने सहपाठियों से उसका आकलन करने को कह सकते हैं। तो इसे आप स्वयं कर लें। आज के वीडियो लेसन में यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो लेसन पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।